नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको मैप के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए आपकी एक रिवीजन सीरीज़ होगी जिसमें हम संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारत से संबंधित, फिर जो भौगोलिक भू आकृतियाँ हैं, फिर अपवाह तंत्र मतलब नदियाँ हैं, फिर मृदाओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, खनिजों के बारे में, फसलों के बारे में, परिवहन के बारे में, ऊर्जा के बारे में, उद्योग के बारे में, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, इन सभी को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ये एक पीडीएफ है जो अब पता नहीं किसका है, जिसका भी है बहुत धन्यवाद उसका। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, भारत से संबंधित क्षेत्रफल जो है आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 32 लाख, मतलब वो आप दोनों में कर सकते हैं। फिर विश्व के स्थलीय भूभाग का हम है 2.4%। ठीक। और हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं अगर आप उसमें देखोगे, क्षेत्रफल में देखोगे। फिर अगर दूरी की बात करें तो उत्तर से दक्षिणी छोर की दूरी है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर, मतलब ये आपकी दूरी है। ठीक, ये ध्यान रखना। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी ज़्यादा है या पूरब से पश्चिम की दूरी ज़्यादा है, तो उत्तर से दक्षिण ये वाली दूरी ज़्यादा है। और याद करना भी 3 2 1 फिर 4, चारों संख्या 1 2 3 4, बस 1 2 3 4 और वो 2 9 3 3। उसके बाद फिर जो उत्तरी भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय है क्षेत्र या समशीतोष्ण क्षेत्र है, और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध है। अगर आप इसको मैप में अच्छे से समझें तो ये अपनी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक, और कौन कौन से ये राज्य हैं? तो ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोनों ज़्यादा ध्यान रखना, ये जो आखिरी के दोनों है ना, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ये कर्क रेखा के उत्तर का भाग को अपन बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या समशीतोष्ण क्षेत्र, और कर्क रेखा के नीचे के भाग को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब अगली बात अगर अपन देखें तो हमारे यहाँ ये वाली जो रेखा है ना, ये संख्या मिटा देता हूँ, ये जो रेखा है अपनी, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। और ये ग्रीनविच जो दुनिया का समय उससे मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक, मतलब उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं, पीछे नहीं। ये भी पूछ सकता है ग्रीनविच टाइम से हम आगे हैं कि पीछे। और ये जो रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो यूपी, फिर एमपी, फिर आपका सीजी, ठीक, उड़ीसा और आंध्रा। ये आंध्रा भी यहाँ पे मिलता है। तो इतने से ये गुजरती है। और क्या फैक्ट है आपकी? भारतीय उपमहाद्वीप तो आपको पता होगा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब आते हैं, मतलब जो भारत से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में क्या क्या है? तो दो चीज़ है यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी है और पाक जल डमरू मध्य है। श्रीलंका के साथ दो चीज़ें हैं, इनका लोकेशन पूछ सकता है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील तक। क्षेत्रीय सीमा किसको मानते हैं? जो 12 समुद्री मील तक। हमारी टोटल समुद्री तटरेखा कितनी है? मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर, और मुख्य भूमि प्लस द्वीप है 7517 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मुख्य भूमि ये हो गई, द्वीप ये जो अंडमान निकोबार हो गए, तो उनको जोड़ के 7517 किलोमीटर। तो ये इस पेज के अपने फैक्ट हुए। अब आ जाते हैं अगले पेज में, महत्वपूर्ण भौगोलिक आकृतियों में आ जाते हैं। ठीक, अब अगर मैं इसी को जूम करूं आपका, तो ये हिंदुकुश पर्वत है। फिर आपको ये दिखता होगा काराकोरम,
फिर उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर। तो ये चित्र में आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी जमाने को भी आ सकता है। तो सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर आपका जास्कर है। ये आपको शिवालिक दिख रहा है, ठीक। और अगर अपन देखें, यहाँ पे आपका बारालाचा दिख रहा है, ये सिपकिला दिख रहा है, इधर मानसरोवर दिख रहा है, ये नंदा देवी दिख रहा है, ये आपको धौलागिरी दिख रहा है, अन्नपूर्णा दिख रहा है, नंदा देवी दिख रहा है, ये कामेट दिख रहा है। तो ये मैप में इनकी स्थिति है। और मैप में आपको सतलज है, उसके ऊपर रावी है, ठीक। और इधर व्यास होगी, सतलज से व्यास मिली तो सतलज के बाद व्यास हुई, फिर रावी हुई, फिर चिनाब होगी, फिर झेलम है, फिर सिंधु है। तो ये इनका क्रम है। हिंदू कुश पर्वत क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान को शामिल करता है। पामीर, नाट, तियान सान, काराकोरम, कुनलुन हिंदू कुश और हिमालय पर्वत श्रृंखला जैसे उल्लेखनीय पहाड़ों का मिलन क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे ना सब कुछ, ये जो नाट है यहाँ पे सब मिलते हैं, समझ रहे? हिंदू कुश, हिमालय, वो गांठ है एक जहाँ सब आके मिल रहे हैं। अगर कश्मीर हिमालय, हिमालय को अपन 4 भाग में बांटते हैं, तो जो कश्मीर हिमालय है, मतलब हिमालय आपको पता होगा कि अपन जैसे हिमालय है तो यहाँ सिंधु नदी है, सिंधु से सतलुज, कई लोग रावी भी मानते हैं, उनके बीच जो है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय, ठीक। इसमें कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं। कश्मीर की घाटी है, डल झील है। ये जो कश्मीर की घाटी है और डल झील है, ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रृंखला के बीच है। मतलब हिमालय भी 3 है, आपको पता होगा। अगर मैं बताऊं आपको, सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है, अच्छा ये कलर काला ही हो गया, सबसे ऊपर वाला जो है, अरे भैया ये बोल रहा है मैं लिखूंगा नहीं, सच में काला ही लिख रहा है। चलो थोड़ा सा तो आ ही जाएगा, तब तक करते हैं। तो सबसे ऊपर वाला है जो, उसको महान हिमालय बोलते हैं, बीच वाले को मध्य हिमालय बोलते हैं और सबसे नीचे वाले को शिवालिक बोलते हैं। फिर दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण ग्लेशियर जैसे बाल्टोरो, सियाचिन आदि यहाँ हैं। और करेवा संरचना है जिसमें केसर की खेती होती। करेवा ना कश्मीर में है जहाँ केसर की खेती होती। तो आपसे पूछ सकता है कि करेवा कहाँ है, तो करेवा संरचना कहाँ है? करेवा संरचना है कश्मीर में, ठीक। दर्रे कौन कौन से? महाल हिमालय में जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है, जास्कर में फोटुला दर्रा है, और खारदुंगला लद्दाख में। तो कभी कभी पूछ सकता है जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खारदुंगला। यहाँ डल और वुलर झील है जो मीठे पानी की झील है। खारे पानी की झील पेंगोंग सो और तोसो सो मेरीरी है। ये लग सकता है आपको यार पेंगोंग सो, अभी क्योंकि न्यूज़ में भी था लद्दाख में है, तो लद्दाख में कैसे खारे पानी की झील होगी, लेकिन है, ठीक। और नदियाँ यहाँ सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, ये सब नदियाँ हैं। मतलब ये समझ लो कश्मीर के इलाके में ये सब चीज़ें। करेवा याद रखना, करेवा पक्का पूछ सकता है। और ये सब दर्रों के नाम, जोजिला, बनिहाल, फोटुला, वैसे नाम से समझ में आ रहा है कि यार उधर ही के होंगे। अब अगर अपन बाकी संरचनाओं को देखें, तो दूसरा है उत्तराखंड हिमालय। मतलब उत्तराखंड हिमालय में क्या क्या है ये देखते हैं। ये रावी और काली नदी के बीच में है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें महान हिमालय श्रृंखला, लघु हिमालय श्रृंखला, ये सब है। स्थानीय रूप से हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा बोला जाता है। मतलब ये भी पूछ सकता है धौलाधर कहाँ पे है, नाग टिब्बा कहाँ पे है। तो धौलाधर हिमाचल में है, उत्तराखंड में क्या है? नाग टिब्बा है। और घाटियाँ हैं जैसे चंडीगढ़, कालका, दून है, ये सब अलग अलग घाटियाँ हैं। और ये
उनका निवास स्थान है। जो भेटिया जनजाति है ना, खानाबदोश, उनका निवास स्थान है, जो बुग्यालों में प्रवास करते हैं। बुग्याल मतलब होता है ग्रीष्म काल में जो घास के मैदान बन जाते हैं। तो ये जो खानाबदोश जनजाति है, भेटिया, ये जाति हिमाचल और उत्तराखंड की बात है ये। तो ये दो आपके ये हिमालय हो गए। अगर अगला देखें तो ये पर्वत अगर आपसे बोलें तो देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। फिर कंचनजंगा कहाँ है, भारत नेपाल सीमा पे है, ठीक। नामचा बरवा कहाँ है, नामचा बरवा इधर है, अरुणाचल में है। जो सिक्किम हिमालय है, सिक्किम हिमालय क्या है, पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय है। और यहाँ तिस्ता जैसी जनजातियाँ, तिस्ता जैसी नदियाँ हैं और लेप्चा जैसी जनजातियाँ हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम वाले एरिए से। लेप्चा जनजाति कहाँ रहती है, तो सिक्किम हिमालय के एरिए में या दार्जिलिंग में। ये अगर आप चित्र देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया, चित्र में इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ना याद हो जाता है। ये पटकाई बूम, ये नागा, ये मिज़ो पहाड़ी, ये डाफला, ये बोमडिला, ये बूमला, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ये मकालू, ठीक, कोसी नदी, सब आपको दिखते होंगे। गारो खासी जयंतिया कहाँ है, मेघालय में है, मेघालय पठार का भाग है, यहीं खूब पानी भी गिरता है। अरुणाचल हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास है, मतलब दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। यहाँ कौन सी, कुंगतू और नामचा बरवा चोटियाँ हैं। नदियाँ अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित। और जाति जनजातियाँ कौन सी, मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी, नागा, ये सब उत्तर पूर्व में रहने वाली जनजातियाँ हैं, ठीक। अगर पूर्वी पहाड़ियों की बात करें तो पहले पूर्वी पहाड़ी मतलब ये वाली, ठीक, ये जो पहाड़ी है। तो अगर हम देखें तो सबसे ऊपर पटकाई बूम है जो अरुणाचल में है, फिर नागा है, फिर मणिपुर है, फिर मिजो है। मिजो को ही बोलते हैं लुशाई हिल। तो आपसे पूछ सकता है लुशाई हिल कहाँ है, तो ये मिजोरम में है। नदी बहती बराक नदी, झील है लोकटक झील, और एक बेसिन है जिसको बोलते हैं मोलासिस बेसिन, ये मिजोरम में, ठीक। अब अगर उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान आपका क्या है, जलोढ़ मिट्टी से बनता है, जलोढ़ के निक्षेपों से बना हुआ है। और इसमें क्या है, भाबर है, तराई है और जलोढ़ के मैदान है, ठीक। दो होते हैं, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर मतलब जो नवीन जलोढ़ है, बांगर मतलब जो पुराना जलोढ़ है। डेल्टा कौन सा है, सबसे सुंदरवन है। अब अगर रेगिस्तानों की बात करें तो रेगिस्तान क्या है, यहाँ 150 mm से कम वर्षा होती है। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में है। टीले होते हैं, टीलों को एक और टीले टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं बरखान करके, ठीक। यहाँ लूनी नदी बहती है और अंत मतलब ऐसी जल निकासी जो आधे रास्ते में नदी सूख के वो हो जाती, वो है। मध्य उच्च भूमि मतलब सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला वाली जो भूमि है उसको मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। अनुदैर्ध्य रेत की चोटियाँ और अर्धचंद्राकार रेत के टीले जिन्हें बरखान कहा जाता है। बरखान मतलब क्या है, टीले टाइप के हैं रेत के टीले, बरखान कहलाते हैं। और ये सब अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। तो अगर यहाँ का अपन नक्शा आपको दिखाएं, मतलब देखो नक्शा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि नक्शे से हो सकता है आपको और अच्छे से याद हो कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये जैसे विंध्याचल है, ठीक। और अगर अपन बड़ा करें, ये सतपुड़ा है, ये महादेव पहाड़ी है, ये छोटा नागपुर है, ये चंबल नदी है, ये अरावली पर्वत है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। उत्तर पूर्वी पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उत्तर पूर्वी पठार मतलब देखो एक हिमालय है, ठीक। उत्तर पूर्वी पठार हमारे इसी प्रायद्वीप का हिस्सा है।
जिसमें आपका मेघालय और कार्बी एंगलोंग आता है। ठीक, मेघालय में 3 है, गारो, खासी और जयंतिया। ये आपको पता रहना चाहिए। अब अगर अगला देखें, इसको इतना डाटा मिल गया है कि थक गया है। चलो पेन तो हो गया। मतलब आप ये समझो कि अगर ये भारत है, अब मैं खुद से भारत कैसे बनाऊं, आगे आ जाते हैं। बना बनाया भारत है, क्यों मेहनत करें। ये भारत जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा, तो इसी का एक हिस्सा यहाँ तक है। ठीक, वो आपको पता रहना चाहिए। फिर तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब ऐसे मैदान जो तट में है। ठीक, एक ये तटीय मैदान, एक ये तटीय मैदान, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी तटीय मैदान बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ यहाँ, जैसे यहाँ बंदरगाह है कांडला, मंझगांव, जवाहरलाल नेहरू जिसको नावा सेवा बोलते हैं, मार्मागांव, मैंगलोर, कोचीन। गुजरात में क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट बोलते हैं। महाराष्ट्र में कोंकण तट बोलते हैं। कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मालाबार। तो ये नाम ध्यान रखना कि कच्छ काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात में। कोंकण कहाँ है, महाराष्ट्र में। कन्नड़ कहाँ है, कर्नाटक में। मालाबार कहाँ है, केरल में। नदियाँ यहाँ डेल्टा नहीं बनाती, और मालाबार तट में कयाल है। ये भी पूछ सकता है आपसे, ये कयाल के बारे में। ठीक, कयाल क्या है, कयाल ना बैक वाटर है, मतलब ऐसा पानी ना समुद्र से वापस आता है। तो ये केरल में होता है, मालाबार तट में। ये इधर के तट हो गए। अब अगर इधर के तट आप देखोगे तो ये अल्प बंदरगाह है, और यहाँ डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, अलग अलग नदियाँ हैं जो अपने को देखना है। महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। तो ये सब नदियाँ हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखें तो ये अरावली का विस्तार है। इसके पूर्व में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार आपका पूरा ये हिस्सा हो गया ना, प्रायद्वीपीय, जो मतलब हिमालय से पहले था, फिर बन गया हिमालय आगे। तो इसमें क्या क्या है, पूर्व में राजमहल, पश्चिम में गिर पर्वतमाला, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में शिलांग, कार्बी आंगलोंग का पठार। ये सब इसमें पलामू, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटक, ये सब पठार हैं। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, काली मिट्टी रहती है, और चंबड़, भिंड, मुरैना यहाँ घाटियाँ हैं। फिर दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, मैकल पर्वतमाला, महादेव पहाड़ियाँ, ये सब दक्कन का पठार कहलाते हैं। मैप में अगर आप देखोगे तो वही सब एरिया है जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक, ये नीलगिरी है, ये अन्नाईमलई है, अन्नामुडी है, ये नीचे कार्डमम है, इलायची जो अपन बोलते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। फिर अगर नदियों की बात करें तो एक तो आपको क्रम पता रहना चाहिए। क्रम क्या पता रहना चाहिए, क्रम ये पता रहना चाहिए कि एस, बी, आर, सी, जे, आई। हम लोग तो ऐसा उस समय SBR कॉलेज ध्यान था, तो SBR कॉलेज में CJI मतलब सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इंडस, ये क्रम है नदियों का। ठीक, अब अगर सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना हो तो जैसे आपकी सबसे पहले सिंधु नदी है, ये कैलाश पर्वत श्रृंखला में इसका उद्गम है। गिलगिट, गरतास, द्रास, सिकर, हुंजा, ये सब नदी इसमें मिलती। झेलम, झेलम पीर पंजाल में वेरीनाग झील से उद्गम होता है, और श्रीनगर स्थित वुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। मतलब वुलर झील किसमें, झेलम नदी के पास। फिर चिनाब, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 2 धाराएं चंद्र और भागा से मिलती है, जो पास में टांडी में मिलती हैं। रावी कहाँ से, कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास, और पीर पंजाल धौलाधर श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है। व्यास भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और सतलज उधर से आती है, राकास झील से, मानसरोवर के निकट सिपकिला दर्रे और पंजाब के मैदान में प्रवाहित होती है। तो ये आपकी ये
बड़ी नदियां हैं जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक। फिर अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत, मतलब कैलाश से ना तीन नदी हैं ऐसे समझोगे, एक सिंधु है, एक सतलज है, और एक ये ब्रह्मपुत्र है। बंग फिर बांग्लादेश में धुबरी के निकट तिस्ता ब्रह्मपुत्र प्लस जमुना मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, तिस्ता, मेघना। ठीक। और ये डेल्टा बनाती है। तीस्ता की अगर आप उत्पत्ति देखोगे तो सिक्किम से है, और इसको सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। अभी अपन देखे ना कि तीस्ता नदी सिक्किम में है। फिर अगर अलकनंदा की बात करेंगे तो अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से निकलती है। भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं। पिंडार प्लस अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलते हैं। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। ये तो तीन ध्यान रखिएगा। गंगा उद्गम भागीरथी के रूप में होता है गंगोत्री में। लंबाई है 25-25 किलोमीटर। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इसकी सहायक नदियाँ हैं। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों में मिलती है। घाघरा मैपचाछुंगो ग्लेशियर से निकलती है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है। काली गंगा और त्रिशूल गंगा इसकी दो ही धाराएं हैं और गंगा से मिल जाती है। मतलब उद्गम बस ध्यान रखो, और किस एरिया में है नदी वो ध्यान रखो। यमुना क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अभी प्रयागराज में मिलती है। यमुना में मिलती है दाएं तट से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और बाएं तट से हिंडन, रिहंद, सेंगर और वरुणा। ठीक। चंबल नदी की बात करो तो यमुना की सहायक नदी है, महू, मालवा, पठार से निकलती है और चंबल के बीहड़ के लिए फेमस है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है। साबरमती कहाँ की है, राजस्थान और गुजरात वाली साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक। नर्मदा की अगर आप बात करोगे तो नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है। धुआंधार, दूधधारा, कपिल धारा ये सब है। शेर, सरकरा, दूधी, तवा ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तापी मुल्तई बैतूल जिले से निकलती है। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात में रहती है। अरब सागर में नर्मदा ताप्ती दोनों मिलती। तवा नदी का है, सतपुड़ा से निकलती है, नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। शरावती क्या है, शरावती इसलिए फेमस है कर्नाटक में, और ये जो जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है इसी में बनता है। माही मध्य प्रदेश से निकलती है और कैम्बे की खाड़ी में मिल जाती है। फिर नीचे की नदियों में आए तो गोदावरी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसलिए भी है कि एक सवाल आया था कि नदियों को ना लंबाई के क्रम पे जमा, आपको ये भी पता है कि गोदावरी सबसे बड़ी है तो भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर कृष्णा महाबलेश्वर सह्याद्री से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में गुरेंगे तो सब बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। गोदावरी की हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। फिर महानदी ये तो अपनी नदी है, सिहावा रायपुर से निकलती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में मिलती। शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मांड, ओंग, तेल ये सब। कावेरी कहाँ से निकलती, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो ये उद्गम ध्यान रखना, महाबलेश्वर कृष्णा, कावेरी ब्रह्मगिरी, और नासिक गोदावरी। ठीक। काबिनी, भवानी, अमरावती ये सब कावेरी नदी में मिलती। फिर अगर अपन मृदाओं की बात करें तो ये चित्र से भी आप समझ जाओगे कि यार सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है। जैसे फॉरेस्ट और माउंटेन जो ये जंग ऊपर वन में है वो मिट्टी। फिर ये एलवियल जलोढ़ मिट्टी जो नदी के उसमें है। ठीक। रेड एंड येलो ये वाली मिट्टी, लाल पीली ये पूरे एरिया में फैली है। फिर आपकी काली मिट्टी इस एरिया में पूरी फैली है। फिर लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी आपको खोजना पड़ेगा, इस टाइप के थोड़ा थोड़ा है। और ये एरिड मिट्टी मतलब सूखी मिट्टी है, जो रेगिस्तानी मिट्टी है वो। तो ये आपको एरिया समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है या पाई जाती है। अब अगर अपन अगली चीज़ देखें कि ये जो मिट्टियाँ हैं उनका क्या क्या गुण है।
सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मतलब आपको पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, जो नदी के उससे बनती है ना। काली मिट्टी आपके जनरली दक्कन के पठार में मिल रही, जलोढ़ इस एरिया में मिल रही, ये मरुस्थली वाली यहाँ मिल रही, पहाड़ी मिट्टी ऊपर मिल रही। तो अगर उनके बारे में एक एक करके देखें, जैसे सबसे पहले वन मृदा जो वन में होती है, ये वन क्षेत्रों में होती है, यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, ठीक। और हिमालय बाकी जगह होती है। अब जब ज़्यादा वर्षा होगी तो ह्यूमस कम पाया जाएगा, ठीक। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो उत्तरी मैदान में होती है, नदी घाटियों में होती है, और कुल क्षेत्रफल का 40% मतलब मैक्सिमम जलोढ़ मिट्टी ही है, ठीक। उसके बाद फिर बलुई दोमट चिकनी प्रकृति की मिट्टी है, पोटास ज़्यादा होता है, फास्फोरस कम होता है। इसी में एक बांगर होती है जो पुरानी जलोढ़ होती है, खादर नई जलोढ़ होती है। फिर काली मिट्टी, काली को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। ये आपके महाराष्ट्र, मध्य एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें एक विशेषता ये होती है कि खुद जुताई हो जाती है इसकी, क्योंकि दरार बन जाती है, दरार में हवा घुसती है, खुद से कैपेसिटी होती है। इसके अलावा चिकनी होती है, गहरी होती है, गीली होने पे भूल जाती है, चिपचिपी होती है, जो गाँव के हैं सबको पता होगा। चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब भरपूर रहता है, पोटास भी रहता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ इनकी कमी होती है काली मिट्टी में। फिर शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी आपके राजस्थान वाली, तो रेतीली मिट्टी होती है, ह्यूमस कम होगा, नाइट्रोजन कम होगा, तब सभी कम रहता है इसमें। फिर लेटराइट मिट्टी, लेटराइट कहाँ होता है, जैसे अपन इधर अपने पाट प्रदेश में कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ज़्यादा तापमान, इसके कारण लीचिंग हो जाती, निच्छालन हो जाता है, ठीक। कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम इनकी कमी होती है, आयरन और पोटास की अधिक मात्रा रहती, खेती के लिए अनुपयुक्त रहते हैं, जनरली वो वाली खेती जो बागानी, काजू, चाय ये सब होती है। लाल पीली मिट्टी, ये अपने यहाँ भी मिलती है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इनमें होती है। लाल रंग फेरस ऑक्साइड, ये तो आप पढ़े ही हो, ठीक। और सामान्यतः उपजाऊ होती है, और मतलब उतनी ज़्यादा नहीं रहती, और आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये अलग अलग आपकी मिट्टी हो गई। फिर अगर वनस्पति की बात करें, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन कौन से हैं, तो सदाबहार वन ये जो हरे वाले हैं ये, ठीक, ये हमेशा इनमें बहार रहती है, तो ये हो गए सदाबहार। उसके बाद फिर इन्हीं के बगल में मतलब दो टाइप के होते हैं, एक शुष्क पर्णपाती होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र मतलब थोड़ा उनमें ज़्यादा पानी गिरता है, शुष्क मतलब कम गिरता है। तो अभी अपन देखेंगे सेंटीमीटर वर्षा। फिर आपका एक होता है मैंग्रोव, मैंग्रोव मतलब ये जो किनारे किनारे मैंग्रोव हैं, ये मैंग्रोव वन है। एक होते हैं पर्वतीय वन, जो पर्वत में है वो पर्वतीय वन कहलाएंगे, ठीक। और ये हो जाएंगे कटीली जलवायु वाले। तो ये वन का बेसिक प्रकार है, मतलब एक सदाबहार जिनमें खूब बढ़िया पानी गिरता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहाँ कहाँ होते हैं ये देखो, चित्र में देखो, पश्चिमी घाट में यहाँ हो गिरेंगे, ठीक। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, शीशम, महोगनी, एनी, आबनूस ये सब पेड़ मिलते हैं। उसके बाद फिर अर्ध सदाबहार मतलब जो बीच का होता है, सदाबहार और पर्णपाती के बीच का, मतलब पूरा सदाबहार नहीं है। मैंग्रोव मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे मिलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, और टोटल दुनिया के मैंग्रोव का हमारे यहाँ 7% है। फिर एक कांटेदार वन है। कांटेदार से पहले अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अगर बोले, हमारे यहाँ सबसे व्यापक वन यही है। और इसी में ना दो हैं, एक आर्द्र है, एक शुष्क है। आर्द्र मतलब जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो आर्द्र है, जहाँ थोड़ा ज़्यादा होती है। 70 से 100 वाला शुष्क पर्णपाती, ठीक। तो मतलब पर्णपाती ये समझो कि जो पर्णपाती मतलब अपने पत्ते गिरा देता है, मानसूनी वन भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यही मिलते हैं। सागौन, साल, शीशम जो हमारे यहाँ मिलते हैं ना, ये सब पर्णपाती वन हो गए।
फिर कांटेदार कौन है? जो 50 सेंटीमीटर से भी कम है, जो रेगिस्तान वाले वन है, बबूल, बेर, खजूर, ये सब कांटेदार वन है। और पर्वतीय वन कौन है? जो पर्वत में होते हैं, जो हिमालय में होते हैं, हिमालय की तलहटी में होते हैं। ठीक। गुज्जर, बकरवाल, भेटिया, गद्दी जैसी जनजाति यहाँ मिलती हैं। ओक, चेस्टनट, पाइन, चीड़, देवदार, ये सब पेड़ मिलते हैं। और थोड़ा सा ये नीलगिरी की पहाड़ी में, और बाकी पूरे हिमालय में रहते हैं। तो अगर आप बेसिकली ऐसे समझोगे तो वन कौन कौन से हुए आपके? देखो, एक तो हो गए ये हरे वाले। ठीक, हरे वाले कौन से हो गए? सदाबहार, मतलब जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। फिर उससे कम 70 से 200 ये पर्णपाती, जो मानसूनी वन है। उससे कम फिर ये आपके कटीले वन हो जाएंगे। ठीक, ये तीन तो बेसिक हो गया। जो पर्वत में रहते हैं वो पर्वती, और जो समुद्र के किनारे हैं वो मैंग्रोव। तो ये 5 प्रकार के अपने वन हो गए। फिर खनिज जो है इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक, ये जो परसेंटेज है मैं बोला था, खनिज फसल हम लोग एक वीडियो ले ही आए हैं, खनिज का भी एक ले आएंगे कि भाई कहाँ कितना प्रतिशत है, क्योंकि ये कब का है ये मेरे को नहीं पता। ठीक। कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण तो बस ये देख लो कि एक शुष्क है, एक अल्पाइन है, एक उष्णकटिबंधीय नम शुष्क है, उष्णकटिबंधीय नम है, उष्णकटिबंधीय शुष्क सर्द है। अपने पीएससी में नहीं आएगा। फसलें अगर बस मैं ये दिखा देता हूँ, हम लोग गेहूं चावल सब ट्रिक से याद कर चुके हैं। जो धान है उसको 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक। गेहूं को 80 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। गन्ना महाराष्ट्र वाले में होता है। कॉफ़ी, चाय, कपास। परिवहन में दो गलियारा है, एक है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण क्या है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है 4000 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम गलियारा ये असम को पोरबंदर से जोड़ता है। ये पूछा था एक बार। सिलचर असम को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है, पूरब से पश्चिम गलियारा। बंदरगाह अगर आप देखोगे तो एक तो गुजरात के कांडला में है, वो क्या है? ज्वारी बंदरगाह है। महाराष्ट्र में मुंबई जो प्राकृतिक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह उसके भार को कम करने के लिए बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, जो कोलकाता के भार को कम करने के लिए, और कोलकाता हुगली नदी के तट में है। उड़ीसा में पारादीप है, जो लौह अयस्क का निर्यात करता है। गोवा में मार्मा गांव है, जो लौह अयस्क करता है। कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है। केरल में कोच्चि है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, जो सबसे गहरा भूमि से घिरा और भली भांति संरक्षित बंदरगाह। इसीलिए विशाखापट्टनम जाते हैं ना तो बोलते हैं यार समुद्र में ज़्यादा मत जाना, गहरा है खूब, तो इस कारण बोलते हैं। तो ये अलग अलग बंदरगाहों के नाम है। तूतीकोरिन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आपको पता ही है, कोच्चि केरल, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, मार्मागांव गोवा। फिर ये फ्रेट कॉरिडोर वाला है, पेट्रोलियम रिजर्व का। ठीक। तापी प्लांट कहाँ कहाँ है, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, जो मतलब आप एक बार ऐसे ही देख लेना, इतना ज़्यादा इसका दिक्कत नहीं। जैसे कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु में एन्नोर, नवेली, तूतीकोरिन में, कल्पक्कम, कुंडनकुलम में है। ठीक। तेलंगाना में रामागुंडम में है। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी कोरबा है। फिर ये वाला उद्योग भिलाई में सोवियत संघ की साझेदारी से बना। झारखंड में बोकारो में बना सोवियत संघ की साझेदारी से। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में बना ब्रिटेन के साथ सहयोग से। ठीक। फिर आपका कर्नाटक में विजयनगर में है। तमिलनाडु सलेम में। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। उड़ीसा में राउरकेला में है, जो जर्मनी के साथ। ये देश कभी भी पूछ सकता है पीएससी। एक है आपका जर्मनी, तो जर्मनी किसके साथ साझेदारी किया है? जर्मन लोग किए हैं आपके ये उड़ीसा वालों के साथ। ठीक। और ये पश्चिम बंगाल वालों के साथ किए हैं यूके वाले, ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन वाले आके सबसे पहले इन्हीं को कब्जा किए थे ना, बंगाल वालों को, तो उनके साथ वो किया। अपना तो आपको रूस पता ही है। और राउरकेला को जर्मनी से जोड़ देना। फिर ये है
कपास उत्पादक कौन कौन सा क्षेत्र है, तो गुजरात जो है प्रमुख कपास उत्पादक, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब है। ये सब प्रमुख वो हैं आपकी खदान टाइप का, ये अलग अलग उत्पादक क्षेत्र हैं। ये मतलब मेंस में ज़्यादा आता है। भूकंप के क्षेत्र हैं जो आपको, मेरे को नहीं लगता कि पूछेगा भूकंप के अलग अलग क्षेत्र। इतना जान लो कि जो उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है ना, जो जहाँ मतलब आपको जोखिम ज़्यादा है, उसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। मतलब ये जो ये वाले एरिया है ना, ये ज़्यादा जोखिम वाले। ठीक। बिहार, उत्तराखंड, ये अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है। तो वेरी हाई रिस्क, फिर हाई डैमेज रिस्क, फिर मॉडरेट डैमेज। अपन तो ऐसे ही है, मतलब अपने को बहुत दिक्कत नहीं, जितने जो पास है ना। फिर चक्रवात होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये जनरली आता है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। 500 से 1000 किलोमीटर तक, 12-14 किलोमीटर होता है। 10 से 150 किलोमीटर इसकी स्पीड होती है। इसमें क्या होना चाहिए, एक तो गर्म नम हवा की बड़ी निरंतर आपूर्ति हो, कोरियोलिस बल हो, क्षोभ मंडल के माध्यम से अस्थिर स्थिति हो, और पवन का अभाव हो। और भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होते हैं, और मानसून के मौसम में अधिकतर उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका चक्रवात हो गए। तो ये भूगोल का ना बेसिक था, ये पीडीएफ मेरे को मिल गया, अच्छा लगा कि यार पढ़ने के लिए अच्छा है, आखिरी आखिरी के हिसाब से। तो हम लोग इसको एक रिवीजन, मतलब आप पढ़े होगे, एनसीईआरटी का ही सार है ये, तो आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा इसको पढ़ के। और आप लोग अभी तक देख रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग रिवीजन क्लास लाते रहेंगे। आप लोग बोलोगे ना, एक बार कमेंट में बताइएगा किसकी किसकी मैराथन आप लोग चाह रहे, उनकी मैं एक एक दो दो घंटे में ख़त्म कराने का प्रयास करूँगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।